ध्यान दीजिएगा। अब आ जाता है भारत का तटवर्ती मैदान, भारत के तटवर्ती मैदान, भारत के तटवर्ती मैदान। यदि भारत के तटवर्ती मैदानों की बात की जाए तो भारत के तटवर्ती जो मैदान है, तो भारत का जो तटीय भाग उसे दो भागों में बांटा था आपने। कितने भागों में? दो भागों में। तो यदि दो भागों में देखा जाए तो देखो इंपॉर्टेंट है, डेटा समझने का प्रयास करना। यहाँ पे ये वाला भाग, ये वाला भाग, अब इस वाले भाग में देखिएगा यहाँ से ये वाला जो भाग है, इस साइड वाला जो भाग है उसे कहा जाता है पश्चिमी तट, और इस साइड वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? पूर्वी तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी तट कहा जाता है। अब पश्चिमी तट जो है इस गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। दूसरा क्या है, इस पश्चिमी तट का जो निर्माण हुआ ना, इस साइड क्या है आपके एक तरीके से यूं कहें कि ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। दूसरा क्या है कि इस तट का जो मैदान जो निर्माण है ना, इसका जो निर्माण है वो भूभाग के उत्थान से हुआ है, भूभाग के उत्थान से। और इसका जो निर्माण हुआ है इस साइड वाले का, इसका हुआ है आपके डेल्टा के द्वारा, डेल्टा के द्वारा, यानी नदियों द्वारा लाकर जमा किए गए डेल्टा या अवसादों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर यदि इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, सॉरी औसत चौड़ाई की बात की जाए, तो औसत चौड़ाई आती है इसकी 64 किलोमीटर। ये एवरेजन क्या है? कम चौड़ा है। किसकी अपेक्षा? पूर्वी तट की अपेक्षा इसकी जो औसत चौड़ाई है वो आती है 100 किलोमीटर। कितनी आती है? 100 किलोमीटर। फिर इन दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ से, देखो ये कच्छ के पश्चिम में जो विस्तृत तट है, यहाँ पे जो विस्तृत तट है, इस वाले तट को कहा जाएगा, यहाँ पे ये जो कंप्लीट भाग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है सौराष्ट्र। क्या कहा जाता है? सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम जाना जाता है? सौराष्ट्र के नाम से। और फिर यदि इसके दक्षिण में ये वाला जो भाग है इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है काठियावाड़। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ जो आपके सूरत तक का एरिया है, सूरत तक का क्या है? एरिया है। यदि फिर सूरत के दक्षिण में, यहाँ पे सूरत के दक्षिण में ये जो कंप्लीट तट आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट तट, ये जो कंप्लीट तट है इस तट को कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, मेन रूप से ध्यान रखना। फिर उसके दक्षिण में अगर देखा जाए, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट है कन्नड़ तट वाला, कन्नड़ तट। और ये कर्नाटक में अंदर है। कहाँ पड़ा है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं, एक तो मुंबई बंदरगाह आते हैं, और एक आता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अंतर्गत आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है। उसके पश्चात यदि यहाँ पर दक्षिण के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला जो तट है, इस वाले तट का नाम है मालाबार। क्या नाम है? मालाबार तट है। और ये केरल राज्य के अंतर्गत है, केरल राज्य के अंतर्गत है। अब यहाँ पर क्या है, इस मालाबार के अंतर्गत, सुनना ध्यान से, इस मालाबार के अंतर्गत जो है यहाँ पे कुछ अस्थायी झीलें बनती हैं जिन्हें लैंगून या कयाल कहा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सागरीय क्षेत्रों में जो अस्थायी झीलें बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें बेसिकली लैंगून या कयाल कहा जाता है। लैंगून या क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लैंगून या कयाल हैं, जैसे अष्टमुडी, अष्टमुडी, वेम्बनाद, वेम्बनाद। ठीक है, अष्टमुडी और वेम्बनाद। अब इसी केरल के अंदर एक और कयाल है जिसका नाम है पुन्नामाडा। क्या नाम है? पुन्नामाडा। इस पुन्नामाडा कयाल के अंदर क्या है, एक नौकायन प्रतियोगिता होती है, एक नौकायन प्रतियोगिता होती है प्रतिवर्ष, जिससे जो है आपके नौकायन प्रतियोगिता होते हैं उसे कहा जाता है वल्लभकाली नेहरू ट्रॉफी के नाम से, नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। यानी इससे प्रतियोगिता को क्या कहा जाएगा? नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी, नेहरू वल्लभकाली ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है। यदि फिर मैं इस साइड वाले की बात करूं तो इस साइड देखो कुछ नदियों के द्वारा ये जो है निर्मित है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे नदी आती है जिसका नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा के पश्चात नदी आती है महानदी, महानदी के बाद में नदी आती है गोदावरी, गोदावरी के बाद में कृष्णा, और कृष्णा के बाद में कावेरी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बीच में कुछ आपके क्षेत्र हैं जिनको आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ गोदावरी और सॉरी ये कृष्णा और कावेरी के बीच में, तो ये वाला जो तट है इस वाले तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। और ये तमिलनाडु वाले एरिया के अंदर है, तमिलनाडु वाले एरिया के क्या है? अंतर्गत है। यदि फिर मैं इससे ऊपर बात करूं तो यहाँ गोदावरी और कृष्णा के बीच में, गोदावरी और कृष्णा के बीच में ये जो तट है इसका नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है? उत्तरी सरकार। और उत्तरी सरकार के अंतर्गत ध्यान रखना ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। और इस उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज आती है कि यहाँ पर पुलिकट नामक कयाल है, पुलिकट नामक कयाल है। और वही पुलिकट नामक कयाल जिसके अंतर्गत एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप है। और ये श्री हरिकोटा जो द्वीप है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का जो है एक तरीके से स्पेस सेंटर बना हुआ है। ठीक है, इसरो का स्पेस सेंटर बना हुआ है जिसे नाम दिया जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम दिया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र।
फिर यहाँ से देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसी के अंतर्गत इसे उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत आंतरिक भाग में एक मीठे पानी की और झील है जिसे नाम दिया जाता है कोलेरू। क्या नाम दिया जाता है? कोलेरू। तो कोलेरू कोलेरू जो है एक मीठे पानी की झील है, ठीक है। फिर उसके बाद में यदि मैं बात करूँ महानदी से गोदावरी के बीच में जो तट है उसका नाम है उत्कल तट। उत्कल तट के अंतर्गत जो है उड़ीसा राज्य आएगा, मेन रूप से कौन सा आएगा? उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे बड़ी लैंगून है वो है आपके चिल्का, यानी यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक बंदरगाह आएगा जिसका नाम होगा पारादीप बंदरगाह। और यदि मैं उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके विशाखापत्तनम बंदरगाह। फिर यदि मैं यहाँ पर स्वर्णरेखा और महानदी के बीच में बात करता हूँ तो यहाँ पर जो आपके तट हो जाएगा उसका नाम होगा धींगा तट। और ये धींगा तट जो है मेन रूप से आपके पश्चिमी बंगाल वाले पार्ट में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल वाले पार्ट में। तो ये हमारा मोटा मोटा एक तरीके से हम यूं कहें कि भारत के तटवर्ती मैदानों को लेकर था, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह। अब यदि मैं भारत के द्वीप समूह की बात करता हूं तो महत्वपूर्ण द्वीप समूह यदि पूछा जाए आपसे, देखो मैं कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को यहाँ पे आपके हाईलाइट कर रहा हूँ, उनको देख लेना प्रयास करना एक बार, ठीक है। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा होगा, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे ये लक्षद्वीप वाला दिख रहा होगा, लक्षद्वीप वाला दिख रहा होगा, आराम से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो असम के अंदर यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मंजूली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली या मंजूली, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या है? निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा क्या है? निर्मित है। फिर यहीं पर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण द्वीप और हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं न्यूमर द्वीप। क्या नाम है? न्यूमर द्वीप, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है? विवादित था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पश्चिमी बंगाल वाले एरिया में आता है गंगा सागर द्वीप। कौन सा आता है? गंगा सागर आता है, ठीक है। फिर इस उड़ीसा वाले पार्ट में यहाँ पर देखो यहाँ पे दो द्वीप और हैं छोटे छोटे जिनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो एक तो इसका तो नाम है चांदीपुर। क्या नाम है? चांदीपुर, ठीक है। यहीं पर एक द्वीप आता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूँ यहाँ केरला वाले तट में, तो केरला वाले एरिया के अंदर भी दो द्वीप हैं, महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो श्रीरंगा, क्या नाम है? श्रीरंगा है। और एक है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर आपके जो ये श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर आ जाता है आपके कौन सा? पंबन द्वीप। कौन सा आ जाता है? पंबन द्वीप। तो ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण द्वीप थे जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक चीज और आती है, कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन पूछता है जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है इनको बहुत अच्छे से आपको देखकर जाना है परीक्षा के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसे ये सागर वाला एरिया है, सागर वाले एरिया के अंदर सभी देशों के जो क्षेत्राधिकार होते हैं वो तय सीमा तक होते हैं, तय सीमा तक होते हैं। अब तय सीमा तक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके भारत का ये जो तटवर्ती भाग है ये टेढ़ा मेढ़ा भाग है। अब इस तटवर्ती भाग का जो टेढ़ा मेढ़ा भाग है इसको मिलाने के लिए एक रेखा खींची जाती है जिसे कहा जाता है आधार रेखा। क्या कहा जाता है? आधार रेखा। ध्यान से समझ रहे इस बात को, यहां से कोई रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं। यदि पूछा जाए कि तटवर्ती भाग के टेढ़े मेढ़े भाग को, यानी तटवर्ती क्षेत्र के टेढ़े मेढ़े भाग को मिलाने के लिए जो रेखा खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? आधार रेखा। अब देखो ये तटवर्ती क्षेत्र भारत का अंदर वाला भाग, ये आधार रेखा, इसके बीच में भी ये सागर रह गया, इसके बीच में जो ये सागर होता है इसे कहा जाता है आंतरिक सागर। क्या कहा जाता है? आंतरिक सागर। तो यदि पूछा जाए कि तट और आधार रेखा के मध्य स्थित सागर को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाएगा आपके आंतरिक सागर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आंतरिक सागर। फिर यदि मैं यहां से इस तट रेखा से, सॉरी इस आधार रेखा से यदि मैं यहां तक 12 नॉटिकल मील तक चलता हूं, 12 नॉटिकल मील। अब देखो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है आपके 1.8 किलोमीटर। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। एक समुद्री मील बराबर जो है आपके 1.8 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहां से इस 12 नॉटिकल मील तक चलता हूं, ये कहलाएगा भारत का समुद्री क्षेत्राधिकार या सागरीय क्षेत्राधिकार। इसके अंदर जो है भारत को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत को क्या है? सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर यदि मैं इस आधार रेखा से थोड़ा और आगे चलूं 24 नॉटिकल मील तक,
24 नॉटिकल मील तक। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है एविंशन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? एविंशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र कहलाता है। तो यदि पूछा जाए कि 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को कहा जाता है एविंशन मंडल या संलग्न क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो साफ सफाई का अधिकार है। किसका अधिकार है? साफ सफाई का अधिकार है। एक जो है आपके जो है यहाँ पर हम जो है आपके सीमा शुल्क लगा सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो है टैक्स वसूली यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे यदि आप बात करोगे 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है, बीच में देखो ये 176 ही पड़ा है, ध्यान रखना, क्योंकि 24 से आगे आप 176 जाओगे तो 200 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि मैं आधार रेखा से चलता हुआ आ रहा हूँ। ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये कहलाएगा आर्थिक अन्यन क्षेत्र। क्या कहलाएगा? आर्थिक अन्यन क्षेत्र। ठीक है, आर्थिक अन्यन क्षेत्र। ठीक है, इस आर्थिक अन्यन क्षेत्र में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना भारत आपके एक तो वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है। इसके अलावा संसाधनों का दोहन कर सकता है। नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार है, यानी यहाँ पर नए द्वीपों का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। और यदि इससे आगे भी कोई एरिया बच जाए, 200 नॉटिकल मील से अगर आगे कोई एरिया बच रहा है तो उसे कहा जाएगा हाई सी। हाई सी का मतलब होता है उच्च सागर। हाई सी का मतलब क्या होता है? उच्च सागर, यानी वो क्षेत्र जो है किसमें आ जाएगा? उच्च सागर वाले पार्ट में आ जाएगा, उच्च सागर वाले पार्ट में वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये महत्वपूर्ण डेटा था द्वीपों को लेकर।